हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए सीटेट पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 तक का आपका होता है। उसके लिए आज के इस क्लास का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आप में से जो भी लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जुलाई 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है। एबीसी एकेडमी पर हर दिन शाम में 4 बजे आपके लिए क्लास आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। नीचे और भी जो प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक दिया गया, यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, उसे टच करके आप और भी क्लास देख सकते हो। सीटेट के लिए हर दिन क्लास आ रहा है, आगे क्लास आता रहेगा। काफ़ी जल्द काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह आपके लिए यहाँ पर और भी मिलने वाला है। तो हर एक क्लास को शाम में 4 बजे ही आप जिस दिन आए उसी दिन देख लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक देख लिया था। आज के इस क्लास में 61 से लेकर के 90 तक को देखने वाले हैं। आइए सबसे पहला सवाल यानी कि 61 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन, जिसे आप केस स्टडी कहते हो, इसमें क्या निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। सवाल को समझिए। पहले कह रहा है कि क्लासरूम में परिचर्चा मतलब हो गया डिबेट वगैरह करना हो, तो उसके लिए सामाजिक आंदोलन की बात करेंगे। इसमें से ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो एक नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, सामाजिक आंदोलन के बारे में आप अध्ययन कर पाओगे। क्या उसमें से आंदोलन का समाधान या फिर आंदोलन से संबंधित समस्याओं का क्षेत्र, आंदोलन के पृष्ठभूमि या फिर आंदोलन का उद्देश्य, क्या इसमें से एक है जो नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा? देखिए, सामाजिक आंदोलन के प्रत्येक अध्ययन के रूप में ना, चलिए सोच लीजिए आप सही जवाब क्या होगा। नंबर फर्स्ट को देखिए तो आंदोलन का समाधान, क्या इसकी ज़रूरत है? सोचिए ज़रा सा। जवाब आपका होगा नहीं। आंदोलन का समाधान से क्या काम रहेगा? इसमें आपको आंदोलन से संबंधित समस्या, उसका जो बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि, और उसका क्या उद्देश्य है, ये सब जानना जरूरी होता है ना, केस स्टडी के रूप में। नंबर 62 है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्र और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणाओं में नए आयाम को जोड़ते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो आप जिस चीज़ को पढ़ाओगे, जिसका आप टीचर बनोगे, उसमें क्या कह रहा है? मानचित्र और आरेख का प्रयोग प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब सबसे पहले आपको समझना होता है। मतलब समझ लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। पता है क्या होता है? रिलेवेंट जिसे आप कहते हो। तो देखिए, नंबर सेकेंड, जो मानचित्र और आरेख का यूज हम लोग करते हैं ना, हम लोगों को किया हुआ मिलता है ना, वो अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए रहता है। मानचित्र से, आरेख से आप किसी भी चीज़ के बारे में समझ सकते हो अच्छे से, है ना। अवधारणा को ये स्पष्ट यानी कि क्लियर करता है। नंबर 63 कह रहा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करने पर, या फिर याद करने को प्रोत्साहन करने पर देता है, या फिर सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करने पर, या फिर पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करने पर देता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है, यह आपसे पूछ रहा है। आधार पत्र के लिए आपको टिक करना होता है नंबर फर्स्ट, विभिन्न मतों का सम्मान करने और विचारों साथ साथ अभ्यासों का परीक्षण करने को देता है ये बल। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का आधार पत्र अगर पूछे, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करने पर ये बल देता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 64 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है क्या सब? पहला कह रहा है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। दूसरा कह रहा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। तीसरा कह रहा है राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। चौथा कह रहा है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। बताइए क्या होगा सही? देखिए, राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर पहला ही है, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। याद करिए ना, आप यही ना पढ़ते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल
साइंस पढ़ते हो और इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना होता है, यही सब हम लोग पढ़ते हैं, है ना। नंबर 65 कह रहा है कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे कि विभिन्न प्रकार की एक पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे बच्चों को, या फिर अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में मदद करेंगे बच्चों को, या फिर इतिहास को कल्पित कक्षा के रूप में चित्रित करेंगे, या फिर एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में आप मदद करेंगे। बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन यानी कि हार्ड हो रहा है ना, तब आपको विभिन्न मतलब अलग अलग तरह का पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे जिससे कि उनके लिए सब्जेक्ट इजी हो पाए और अपने आप को उससे रिलेट कर पाएँ, जोड़ पाएँ। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। कह रहे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि व्यक्तिगत समस्या पर ये ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, हेल्प करता है, या फिर एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करता है, या फिर इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, या फिर एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में करती है। बताइए क्या होगा सही जवाब? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्म उपयोगी है, क्यों? क्योंकि ना एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण पेश करती है। ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है ना, इसमें ऐतिहासिक फिल्म उपयोगी होता है क्योंकि एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों मतलब अलग अलग तरह का कहिए कि आप रंग रूप को दिखाने में ये मदद करती है, समझाने में बच्चों को मदद करती है। कह रहे कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीडीपी में आपने पढ़ा होगा। पहला कह रहा है समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, या बच्चों को श्रेणियों में बांटना, या फिर प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए क्या? तो देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण अधिगम मतलब हो गया सीखना, समझना, समझाना, इस प्रक्रिया में सुधार लाना, ठीक है, ना कि मार्क्स वगैरह पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए किस चीज़ का? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। कह रहा है 68 में एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? एक क्षेत्र के इतिहास के बारे में समझ रहे हैं ना, एक क्षेत्र के एरिया के इतिहास के बारे में पाठ को शिक्षक ब के रूप में पढ़ा रही हैं, आपके विचार से ब को क्या चाहिए? तो विभिन्न कलावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, या फिर वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना, या फिर विभिन्न शासकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना, या फिर कह रहा है कि अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करेंगे बताइए? आप ज़्यादा टाइम अगर चाहते हो तो क्लास को रोक लिया करेंगे, है ना। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ शिक्षक को ब अभी पढ़ा रही हैं, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? तो देखते हैं क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट, ठीक है। नंबर 69 कह रहा है कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, संविधान के आमुख को प्रदान करके, उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक एक दिन अपने आप इन्हें जोड़ देंगे, या फिर सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। बताइए। देखिए, कक्षा में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है ना? तो सही जवाब है नंबर 4, सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयाम के बारे में परिचर्चा करके आप बच्चों के बीच में जो पक्षपात, भेदभाव जो पहले से कहिए कि
जो उनके सोच में सेट होता है कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये कर सकती है, या फिर अमीर गरीब ये सब जो होता है ना, उसको दूर कर सकते हैं। कैसे? परिचर्चा यानी कि डिबेट वगैरह करके आराम से किया जा सकता है। कह रहे हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। बताइए रचनात्मक मूल्यांकन कब करेंगे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करेंगे। नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। रचनात्मक मूल्यांकन कब होगा? शिक्षण अधिगम के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, नंबर 4। एक सेकेंड, सॉरी, नहीं, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन पूछा ना, तो यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, पता नहीं क्यों नंबर 4 पे ध्यान गया। देखिए पहला यहाँ पे सही है। रचनात्मक मूल्यांकन ना सत्र के अंत में होता है दोस्तों। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन कब होता है? सत्र के लास्ट में होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, नंबर पहला सही होगा यहाँ पर। पैडागोजी जो है ना, जैसा कि पहले ही कहे, कूल होकर के, नॉर्मल होकर के आप सोचेंगे, सब जवाब आपका सही आएगा। बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कूल रहना पड़ेगा। माइंड को रिलैक्स फील करिए, इस पे फोकस मत करिएगा कि कितना, जैसा कि आपको अभी जस्ट बताए थे, कितना रिजल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ पे नहीं जाना है। अपने आप को हल्के में, अगर मतलब हल्का महसूस करके जवाब बताएंगे तो सब जवाब आपका सही होगा। कह रहे उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जा रहा है कि एक साथ सहायक हो सकता है। कैसे? क्या चीज़ करने में? पहला कह रहा है पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना, संसाधन के इष्टतम नियतन को समझना, या फिर कह रहे हैं विरलवाद को समझना, या फिर पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को समझना। बताइए क्या होगा सही? नंबर पहला सही जवाब है। पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना हो जाएगा सही जवाब। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करने के रूप में। नंबर 72 कह रहे हैं आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। समझ गए? आगे कह रहा है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में से किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? बताइए इस सवाल में आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है? चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला सही जवाब है ना, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना कर रहे हो आप, है ना। कल्पना, इमेजिनिंग मतलब इमेजिंग करना होता है आपको। ठीक है, कल्पना करना होता है। इमेजिनेशन लाइफ में आपको जीना पड़ता है, पास्ट में जाना पड़ता है। कह रहे नंबर 73 में कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी किया गया है। फिर से देखते हैं, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। याद है ना, सवाल पूछता हुआ आपको बच्चा दिखता होगा। आपके विचार में कह रहे पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? क्यों? पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, यह दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा कि यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है, या फिर पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करके, या फिर विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करके। आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा, है ना। यहाँ टाइम बर्बाद करने में फ़ायदा भी नहीं है। विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करने के लिए दिया जाता है ये, है ना। कोई एक सवाल पूछा जा रहा है, फिर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो बच्चों में ना यानी कि इंक्वायरी करने का जो उनको कैपेबल बनाना होता है ताकि इंक्वायरी कर पाए वो। नंबर 74 कह रहा है सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? पहला, याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, या फिर अंतिम वाक्तव्य के रूप में, या फिर आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, या फिर ज्ञान के भंडार के रूप में।
अभी पीछे वाले सवाल में आपने देखा था एक तरह से, आपको शायद अगर आप वहाँ से अपने आप को रिलेट कर पाओ तो राइट आंसर मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में इसको देखना चाहिए, जोड़कर समझना चाहिए। ठीक है, खोज की भावना को विकसित करने के रूप में आप यहाँ पे पूछताछ के अवसर के रूप में कह सकते हो, सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? सवाल ये वाला बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? तो ये ना कह रहा है ऐतिहासिक अवधि के विशेषता को दर्शाने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, या फिर समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के रूप में। वृत्त आरेख ये ना समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, वृत्त आरेख समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना होता है। 75 का 4 सही जवाब है। नंबर 76 है, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। ध्यान दें, अनुपयुक्त पूछा है। पहला कह रहा है कि ग्रेड का निर्धारण करने के लिए, दूसरा विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करने के लिए, या फिर प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करने के लिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करने के लिए। बताइए, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है, किसके लिए? यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करने के लिए अनुपयुक्त होता है। ग्रेड का निर्धारण करना, विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना, या फिर प्रस्तावित सूत्र के अंत में मूल्यांकन करना, ये सब उपयुक्त होता है। ठीक है, संक्रियात्मक मूल्यांकन के तहत, लेकिन नंबर 4 अनुपयुक्त है। नंबर 76 कह रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, या फिर विद्यार्थियों को इन संस्थाओं को जैसे है वैसे स्वीकार करना चाहिए, या फिर वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं, या फिर यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। बताइए क्या होगा सही जवाब? लोकतांत्रिक संस्थान पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि, क्या दिखाया जा सकता है? ये दिखा सकते हैं कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषता और जो चुनौती है उसको पहचानने में बच्चों को आप सक्षम बनाओ। ये प्रोजेक्ट के तहत आप कर सकते हो, लोकतांत्रिक संस्थान पर अगर प्रोजेक्ट आप दिखाते हो तो। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? पहला कह रहा है प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाला, दूसरा कह रहा है मुश्किल, तीसरा पक्षपातपूर्ण, चौथा कह रहा है तटस्थ और संवेदनशील। तो देखिए, प्रमुख समूहों यानी कि ज़्यादा लोग जो बोलते हैं वह वाला यूज करेंगे नहीं, मुश्किल वाला नहीं, पक्षपातपूर्ण नहीं, तटस्थ और संवेदनशील लैंग्वेज को आप यूज करोगे सामाजिक विज्ञान के अगर टीचर हो तो। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए क्या? विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, या फिर तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, या फिर केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। ऐसा है कि आपको जवाब मिल गया होगा, है ना? तीसरा वाला सही जवाब है ना, तथ्य यानी कि फैक्ट, इंपॉर्टेंस, और जो उसका आदर्श है उस पर बल देना होता है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक को, यानी कि आपको यह करना पड़ेगा। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, वित्त से संबंधित मामले में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। दूसरा, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा कह रहा है जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। चौथा कह रहा है भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा होगा यहाँ पर, और लोकसभा। सही जवाब नंबर 80 का क्या होगा? कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या टिक करेंगे? पहला, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, गलत है ना, जरूरी होता है। दूसरा कथन देखिए सही है, क्या कह रहे हैं ना कि हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, सही है।
और संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है, ये आप जानते ही हो। नंबर 81, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था कब? मतलब शुरू हुआ था कब नहीं पूछा है, इसका रीजन क्या कह रहे हैं ना, कि कह रहे कि सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग करने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, या फिर अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए शुरू हुआ था, या फिर कह रहे हैं कि अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग करने के लिए शुरू हुआ, या फिर अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग करने के लिए हुआ था। बताइए इन चारों में से किस लिए स्टार्ट हुआ था नागरिक अधिकार आंदोलन? कहाँ पर? अमेरिका में हुआ था, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो देखिए पहला वाला आंसर को रटिए, समझिए, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग करने के लिए होगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, 1955 से 68 तक ये आपको चला था, इसे आप ध्यान रखिएगा। कब से कब तक? 1955 से स्टार्ट हुआ था। रोजा पार्क आपको शायद नाम याद होगा, है ना, जो बस के आगे वाले सीट पे बैठती हैं। कह रहे कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? पहला कह रहे संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, भौतिक संसाधनों का महत्व, मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग, या फिर जनसंख्या का वितरण, क्या होगा? कह रहा है क्लास 8 के शिक्षार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य उद्देश्य को विकसित करना चाहोगे? मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, इसके लिए आप ये करोगे। ठीक है, मानव संसाधन के अध्यापन के लिए आप क्या संदेश बच्चों को देना चाहोगे, क्या उसके अंदर आप चाहोगे डेवलपमेंट हो? मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग हो जाएगा सही जवाब। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है? पहला, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार है। दूसरा, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा कह रहा है कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकार के बीच में नहीं। चौथा कह रहा है कि न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बताइए कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार है अगर वो संविधान के तहत नहीं होता है। दूसरा, यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और सरकार के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य के बीच में नहीं। गलत कथन है ये। चौथा कह रहा है न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सही है। नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी यानी कि सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? पहला कह रहा है जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, बच्चों को रखने का दावा करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तलाक का केस फाइल करना। कौन सा एक दीवानी राइट में नहीं आता है? तीसरा जो है ना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये नहीं आता है। ये सब विवाद चल सकता है, लेकिन दहेज के लिए महिला को परेशान करना ये नहीं आएगा। देखने के साथ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत पहला कह रहा है केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं तो संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वे अदालत जा सकता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वे अदालत जा सकते हैं। तीसरा कह रहा है सभी नागरिकों को आंदोलन में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। या फिर कह रहा है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत जा सकता है।
देखिए नंबर 4 सही है अपना। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वे अदालत जा सकते हैं। नंबर 4 यहाँ पर आपका जो है 85 में संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत ये होगा। कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य लोग यानी कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बताइए 86 में क्या होगा? मिल गया ना आंसर। लोगों यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है, नंबर पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? पहला कह रहा है गांवों के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना को लागू करना, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, गांवों की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना चौथा। बताइए कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत का काम ना ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, यह नहीं है। पंचायत के सचिव कैसे चुने जाते हैं? पंचायत वेब सीरीज आपने देखा होगा, आपको समझ होगा इसका अच्छे से, है ना। नंबर 88 कह रहा है गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। क्या है गठबंधन का मतलब? पहला कह रहा है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी। पहला आंसर ये सही है। क्या आगे देखना है इस पे, है ना, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। कह रहे संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी यानी कि दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार कह रहा है नहीं दिया गया है? नंबर ऑप्शन का पहला कह रहा है 22 के तहत आपको याद रखना होता है, अनुच्छेद 22 के तहत पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं करोगे। सेकेंड, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है। तीसरा कह रहा है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। चौथा कह रहा है गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। बताइए क्या होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपित के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कथन क्या है पता है? यह मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि पता होगा पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई वैल्यू वहां पर नहीं होगा 22 के तहत आपका। और लास्ट सवाल कह रहा है तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, कहाँ पर है तवा मत्स्य संघ? सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश एमपी में है। याद रखिएगा तवा मत्स्य संघ आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा। लाइक करना आपका जिम्मेदारी बनता है। लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताएंगे। यहाँ पर आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, इसे टच करिए, देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी क्लास का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से भी और भी क्लास ज़रूर देख लीजिए।